हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का 2017-18 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट करी है वो इसलिए करी है कि आप जो है ईजिली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में उनके बारे में आपको अच्छा जो है नॉलेज हो जाए और आप इजीली जो है कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो जाए ताकि आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो जाए। इस सीरीज़ से बेसिकली आप सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव होने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या कहता है हमारा, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम कौन से हमारे दो तरीके के फीडबैक सिस्टम होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, सेकंड आता है हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है हमारा, ये जो है रिस्पॉन्स को एक्सेलरेट करता है, बेसिकली हमारे रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। वहीं हम देखें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये क्या करता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय अप्लाइंग आउटपुट अगेंस्ट द इनिशियल कंडीशन। मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको हमारा जो डिक्रीज़ करेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। बेसिकली ये हमारा जो है होमोस्टेसिस को मेंटेन रखता है। और ये जो होता है हमारा, जैसे हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आपके बॉडी का जो है जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस केस में हमारी जो बॉडी है वो हमारी पूरी कोशिश करती है हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। तो बेसिकली हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको डिक्रीज़ कर रही है, तो इसलिए ये जो है होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, जब हमारा जो है रिस्पॉन्स होता है इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हमारा ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो होता है हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है ताकि हमारा जो है यूटेरस की जो हमारी जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, वो ज़्यादा हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो सके और हमारा ईजिली जो है पार्चुरेशन प्रोसेस हो सके। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन एट्रोपी। एट्रोपी को डिफाइन करना है। एट्रोफी क्या होता है हमारा, डिक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स, सेल्स, ऑर्गन्स और अदर टिश्यूज़। हमारे जब भी हमारे जो सेल्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, इन सब का जो हमारा जब साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है उसको हम कहते हैं एट्रोफी। ये क्यों होता है हमारा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्रिंकिंग ऑफ मसल्स ड्यूरिंग लॉन्ग बेड रेस्ट। हमारा जब लॉन्ग बेड रेस्ट होता है तो उस केस में हमारा जो मसल्स होती है वो हमारे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं एट्रोपी। थर्ड आता है हमारा डिफाइन सीओपीडी। सीओपीडी की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये जो होती है हमारी एक तरीके की लंग्स डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है हमारा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज़ दैट ब्लॉक द एयर फ्लो एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। मतलब इसमें क्या होता है हमारा ब्रीथिंग जो होती है हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बेसिकली हमारा जो है सीओपीडी जो होता है हमारा लंग्स डिजीज़ होती है जिसमें हमारा जो है एयर फ्लो जो होता है हमारा एयर विंड पाइप जो होती है वो हमारी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डी पार्ट इसका, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के हमारे जो है कॉजेज़ बताने हैं। इसमें हमारे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो होती है उसके कॉजेज़ होते हैं हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, जेनेटिक फैक्टर्स, कोरोनरी आर्टरी इन्फ्लेमेशन। ये सब जो हमारे कॉजेज़ होते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को हमें डिफाइन देना है। दिस इज़ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लार्ज ब्लड सेल्स। हमारा जो है इसमें ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे वो हमारे लार्ज हो जाते हैं। द इनर कंटेंट ऑफ ईच सेल्स नॉट कम्प्लीटली डेवलप। हमारा जो ब्लड सेल्स जो हमारे रेड आरबीसीज होते हैं उनका जो हमारा जो अंदर का जो कंटेंट होता है वो हमारा डेवलप नहीं हो पाता और इसका जो हमारा साइज़ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस ओकर व्हेन यू डोंट गेट इनफ विटामिन B12 एंड विटामिन B9। ये जो होता है हमारा विटामिन B12 और हमारे विटामिन B9 की डिफिशिएंसी की वजह से हमारा जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन हीलिंग। हीलिंग जो हमारी प्रोसेस है उसको हमें डिफाइन करना है। हीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हेल्दी अगेन और रिपेयर ऑफ लिविंग टिश्यू। हमारा जो रिपेयर होता है हमारा लिविंग टिश्यूज़ का, सेल्स का, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हीलिंग। नेक्स्ट आता है इन लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। हमारे जो कैंसर्स के जो वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट आता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेन कैंसर, कोलोन कैंसर और ब्लड कैंसर। तो ये कुछ टाइप्स हैं हमारे कैंसर्स के। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके कॉजेज़ बताने हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारे यहाँ होता क्यों है। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली हमारा जो बोन है वो हमारी डिग्रेड हो जाती है। हमारा कैल्शियम जो होता है हमारा उसका जो है कैल्शियम जो होता है वो ब्रेक हो के हमारा जो ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी जो बोन होती है वो हमारी फ्रेजाइल हो जाती है। इसका जो हमारे कॉजेज़ है जेनेटिक फैक्टर्स जो होता है, डाइट होता है, थायराइड डिजीज़ होती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, स्मोकिंग होता है, अल्कोहलिज्म होता है। तो ये कुछ कॉजेज़ है जिसकी वजह से हमारा जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है हमारा कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का हमारा कॉजेटिव एजेंट बताना है। ये जो होता है हमारा टाइफाइड जो होता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, जो कि हमारा बैक्टीरिया का नाम कौन सा हमारा सैलामोना टाइफी। सैलामोना टाइफी की वजह से हमारा जो है टाइफाइड जो है हमारा कॉज होता है। नेक्स्ट आता है
द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ साइफिल इज़, इसमें जो हमें कॉजेटिव एजेंट बताना हमारा साइफिल्स का, ये जो होता है हमारा बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये जो होता है हमारा कॉजेटिव एजेंट होता है साइफिल्स का। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली हमने जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे 2 मार्क्स में आते हैं वो हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन हाइपोक्सिया मेडिएटेड रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो हमें जो है हाइपोक्सिया की वजह से हमारा जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो हमारी सेल इंजरी होता है उसके बारे में बताना है। व्हेन अ सेल इनकाउंटर वेरियस स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इट लीड टू सेल इंजरी। जब भी हमारा सेल जो है हमारा उस पर स्ट्रेस कंडीशन में जाता है, चाहे वो स्ट्रेस जो होता है वो हमारा इंटरनल होता है या फिर हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो है सेल इंजरी कोज होती है। बेसिकली आप ये देखिए, जब भी अगर आप कोई भी सेल पे अगर जो है स्ट्रेस कंडीशन में जाएगा तो वहाँ पर जो है हमारी सेल इंजरी होगी। सेल इंजरी जो होती है हमारी 3 तरीके की होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर। माइल्ड में क्या होता है, जब आपने जो है सेल इंजरी है, मतलब कोई भी सेल है उस पर आपने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करा, तो अगर वो उसको अडेप्ट कर गया तो वो जो होता है हमारा माइल्ड प्रेशर जो है जब आप अप्लाई करोगे तो वो जो आप उसको अडेप्ट कर लेगा, मतलब ईजिली जो है वहाँ पर हमारा जो है सेल जो है लिविंग रहेगा और वो अपना जो है बेसिकली उसमें अडेप्टेशन हो जाएगी, वो उस जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा। सेकंड आता है हमारा मॉडरेट। ये जो होता है हमारा रिवर्सिबल होता है। बेसिकली हमारा जो है इसमें क्या होता है, जो सेल होता है जब आप किसी प्रेशर या हार्श कंडीशन में रखते हैं, तो जैसे आप इसको अच्छे एग्जांपल्स में ऐसे समझिए, जैसे कोई सेल है, सेल पे आपने प्रेशर अप्लाई करा, जब आपने मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करा तो वो जो है हमारा उसमें जो है कुछ डैमेज आ सकता है, बट जो है समय के साथ जो वो डैमेज जो है वो हील हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। मतलब बेसिकली हमने जो डैमेज दिया है वो डैमेज जो है समय के साथ हमारा जो है रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब हील हो जाता है, और वो सेल जो है हमारा वहाँ जो है मतलब बेसिकली हमारा ईजिली वहाँ जो है लिविंग रह सकता है, तो उसे हम कहते हैं मॉडरेट सेल इंजरी। लास्ट आता है हमारा सेवियर। जब कोई सेल है, जब आपने उसको जो है उसकी जो है एबिलिटी से ज़्यादा जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो उस केस में हमारा जो होता है वो सेल की जो है डेथ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं सेवियर सेल इंजरी। इसमें जो होता है हमारा सेल डेथ कॉज हो जाती है, और ये जो होता है हमारा इरिवर्सिबल टाइप का होता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में हमने जो है लेक्चर्स में डिस्कस करा है। जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो है लेक्चर जो है बहुत लॉन्ग हो सकता है। इसको हम जो है फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। हाइपोक्सिया, सबसे पहले हमारा जो होता है हाइपोक्सिया और इस्कीमिया कंडीशन होती है। हाइपोक्सिया क्या होती है, जब हमारा जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और इस्कीमिया क्या होता है, हमारा जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो हमारा जो है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों ही जो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा सिर्फ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और हमारा यहाँ जो है ऑक्सीजन तो रिड्यूस होगा साथ में हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, हमारा सेल को जो हमारा न्यूट्रिशन देना होता है वो भी हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस्कीमिया ये होता है। इन दोनों की वजह से हमारा जो है एटीपी का प्रोडक्शन हमारा जो है डिक्रीज़ हो जाता है। एटीपी के प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा जिसकी वजह से हमारा जो है साइटोसोल का पीएच वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब जो हमारी बेसिकली हमारी सेल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे सेल को जो है एनर्जी नहीं मिल रही है। और एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा जो है एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो गया। एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो हमारा हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से हमारा जो है एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो चुका है। इसको आप बेसिकली जो है बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो हाइपोक्सिया और इस्कीमिया में जो होता है हमारा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता सेल्स को, और सेल जो है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमारा जो है एटीपी का सिंथेसिस करता है। इसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे। तो हमारा जो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारा जो है सोडियम पोटेशियम पंप डैमेज हो जाएगा, पीएच जो है हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा, और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी कोज होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, हमारा हाइपोक्सिया और इस्कीमिया होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एटीपी का प्रोडक्शन तो डिक्रीज होगा, और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है हमारा जो कैल्शियम आयन है वो इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम आयन जो होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम आयन इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो है फोस्फोलाइपेज जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारा ब्रेक डाउन करवा देता है लिपिड्स का, और हमारा इस वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो हमारे लिपिड से बनी है, और लिपिड्स का अगर जो ब्रेक डाउन होगा तो हमारा जो है मेम्ब्रेन भी हमारा डिग्रेड हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो कैल्शियम आयन जो है वो हमारा एक्टिवेट करता है प्रोटीज एंजाइम को। प्रोटीज एंजाइम्स क्या होता है, हमारा
जो हमारे साइटोस्केलेटन्स जो होते हैं, हमारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे सेल्स के, वो जो होता है हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। अब जब हमारा प्रोटीएज एंजाइम जो होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो हमारा जो है प्रोटीन्स को हमारा डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो है सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा एंडोथीलियल पैरेनकाइमल ल्यूकोसाइट्स। ये जो होता है हमारा फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी कोज होती है। भी फ्रेंड्स को ये टॉपिक जो है डिटेल में समझना है, वो हमारे पैथोफिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर इसका लेक्चर जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के नाम से हमारा जो है अपलोडेड है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया, तो आप मेरी तरफ से मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ नोट ऑन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पे हमें जो है नोट देना है। ये जो है 10 मार्क्स का है, तो बेसिकली आप उसके अकॉर्डिंग इसको अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है डिफाइन देंगे द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया। ये जो होता है हमारा मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है एनीमिया का, डिक्रीज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन इन द बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन। हमारा जो है आयरन हमारी जो बॉडी में है, वो आयरन हमारी जो बॉडी में आयरन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाता। और हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होता तो हमारा जो है आरबीसीज जो होते हैं उनकी अमाउंट भी हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है ये इफेक्ट करता है हमारा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को। इसमें जो हमारे कॉजेज देख लेते हैं, ये होता है हमारा ब्लड लॉस की वजह से, पुअर डाइट की वजह से, इंक्रीज नीड ऑफ आयरन ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ, एज की वजह से, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो हमारे इसके कुछ कॉजेज है। इसमें हमारा कॉजेज में आता है या तो आपका जो है ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया, उस केस में हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या फिर आप जो है डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, मतलब पुअर डाइट ले रहे हैं जिसमें आपका जो है आयरन की मात्रा कम है, या फिर हमारा जो है आयरन जो हमारी बॉडी में है बट जो हमारी बॉडी की जो नीड है आयरन की वो हमारी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि हमारा ये केस आता है हमारा प्रेगनेंसी के केस में और ग्रोथ के केस में। जब ह्यूमन बॉडी जो है ग्रोथ के फेज़ में जाती है तो उस केस में हमारी पूरी बॉडी को आयरन की अमाउंट जो है नीड होती है, बेसिकली हमारी आयरन की नीड होती है। तो हमारा जो है आयरन जो है हमारा बॉडी की ग्रोथ में यूज़ हो जाता है और हमारा जो है रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो पाता है। हमारा एज भी हमारा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट आता है पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन बॉडी। हमारा आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है, इसमें क्या आता है हमारा हम जो है आयरन जो है इनटेक तो कर रहे हैं बट हमारी बॉडी जो है आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो ये हमारे कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है हमारा डिक्रीज आयरन रिच फूड विद ब्लड। हमारा जो आयरन रिच फूड है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है और हमारा ब्लड लॉस भी होता है इसमें। ये हमारा आयरन रिच फूड जो हमारा वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, या तो हमारी जो डाइट है वो फॉल्टी डाइट है, या फिर हमारा जो ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर हमारा जो प्रेगनेंसी फेज़ में हम, या फिर जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की वजह से भी हमारा जो है अमाउंट ऑफ आरबीसी जो है इफेक्ट होते हैं। और हमारा जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। जब हमारी बॉडी में आयरन की अमाउंट जो है वो कम होगी तो उस केस में हमारा क्या होता है आयरन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो हमारी और प्रोसेस में भी यूटिलाइज होगा। तो हमारा जो आयरन जो है हमारी वो बॉडी में वो हमारा यूज़ हो जाएगा और प्रोसेसेस में। और जो हमारा आयरन रिजर्वायर है हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन के लिए वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा जो है डिक्रीज़ हो जाएगा हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन। जब हमारा आयरन ही नहीं होगा हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए तो हमारा जो है आरबीसी का प्रोडक्शन भी हमारा जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जो है कॉज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसके हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को जो है हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। इसमें जो होता है हमारा जो है डिजीनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, चेस्ट पेन होता है, फटीगनेस होती है, लेथार्जी होती है, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, हेयर लॉस होता है, हेडेक होता है। तो ये कुछ हमारे सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट को हमारा जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे स्किन का कलर देखकर भी बता सकते हैं कि किस पेशेंट को हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और किसको नहीं है। फिर लास्ट आ जाता है हमारा इसका डायग्नोसिस में क्या होता है हमारा बेसिकली हम ये वो टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम जो है कन्फर्मेटरी बता सकते हैं कि किस पेशेंट को हमारा एनीमिया है। सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारा जो है सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए होते हैं। ये हमारे सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे कन्फर्मेटरी नहीं होते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम जो है डायग्नोसिस करवाते हैं पेशेंट का। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, सबसे पहला डायग्नोस आता है हमारा ब्लड टेस्ट की हेल्प से हमारा जो है पता लगा सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को। हीमोग्लोबिन लेवल का चेक करके बता सकते हैं और ब्लड आयरन लेवल को हम जो है चेक करके बता सकते हैं। तो ये जो होता है हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन हेपेटाइटिस, व्हाट आर इट्स टाइप्स
एक्सप्लेन दैम इन डिटेल्स। हमें जो है हेपेटाइटिस को बताना है और उसके बारे में उसके टाइप्स बताने हैं और उसको जो है डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। हेपेटाइटिस जो होता है हमारा रेफर टू है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लीवर। हमारा जो है लीवर का जो है हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको आप नाम से ही बता सकते हैं। हेपेट जो होता है हमारा यूज़ करते हैं लीवर के लिए, और टाइटिस जो होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। तो हमारा जो है लीवर में जो है इन्फ्लेमेशन हो रही है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेपेटाइटिस। तो बेसिकली हमारी इन्फ्लेमेशन होती है लीवर में। इट कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। ये जो था हमारा वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट देयर आर अदर पॉसिबल कॉजेज लाइक मेडिकेशन, टॉक्सिन्स एंड एल्कोहल्स। हमारे जो मेडिकेशंस के लिए वजह से भी, हमारा टॉक्सिन्स की वजह से और हमारा अल्कोहल की वजह से भी हमारा जो है हेपेटाइटिस कॉज हो सकता है। इसमें जो होता है हमारा टाइप्स आते हैं हमारे हेपेटाइटिस के। सबसे पहला आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस ए। ये जो होता है हमारा कॉन्टेजेनियस लिवर इन्फेक्शन कॉज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। हमारा जो है हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो हमारा कॉज करता है हेपेटाइटिस ए। इट डेवलप इन 15 to 50 डेज़। हमारा 15 से 50 दिन के बीच में हमारा जो है ये डेवलप हो जाता है विद एन एवरेज डेज ऑफ 30 स्प्रेड बाय ओरल रूट। हमारा जो है ओरल रूट के थ्रू हमारा जो है स्प्रेड होता है। इसमें जो होता है हमारा डेथ जो होती है वो हमारी रेयर होती है, मतलब बेसिकली हमारा जो है ये इतना डेंजरस नहीं है। सिम्टम्स क्या होता है हमारे इसके? जेली पेन होता है हमारा, डार्क यूरिन हो जाती है, अपसेट स्टमक, वॉमिटिंग, डायरिया, जॉइंट्स पेन, फीवर एंड फैटिगनेस। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे हेपेटाइटिस ए में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम किस पर्सन को हेपेटाइटिस ए है? इसमें हम जो है ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम जो है उसके एंटीबॉडीज़ का जो है डिटेक्शन करते हैं। उसके थ्रू हम जो है हेपेटाइटिस ए का जो है डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हमारा सीरियस इन्फेक्शन होता है, लीवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हमारा ज़्यादा सीरियस होता है। इट कॉजेज सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फेलियर एंड डेथ। इसमें जो होता है हमारा डेथ के केसेस भी हो सकते हैं। इसमें लीवर कैंसर जो है कॉज हो सकता है और हमारा लीवर फेलियर भी हो सकता है। इट इज़ स्प्रेड बाय एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। हमारा जो है बॉडी फ्लूइड जो होता है उसके थ्रू हमारा जो है इन्फेक्ट मतलब ये जो होता है हमारा स्प्रेड हो सकता है। सिम्टम्स देख लेते हैं। डार्क यूरिन आएगी, एब्डोमिनल पेन आएंगे, फीवर, जॉइंट्स पेन, वॉमिटिंग, फैटिग, जॉन्डिस। ये सब जो हमारे इन सब हेपेटाइटिस के जो हमारे सिम्टम्स जो है वो नियरली सेम ही है सबके। डायग्नोसिस भी सेम है हमारा, मतलब जो ब्लड टेस्ट की हेल्प से हम जो है इसको डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस सी। इट इज़ अ लीवर इन्फेक्शन कैन लीड टू सीरियस लीवर डैमेज। इट इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। बेसिकली हमारा जो है जो हमारा हेपेटाइटिस ए बी सी जो हमारा ये उनका जो है वायरस, जिस वायरस से वो कॉज हो रहे हैं उसके बेस पे हमारा जो इनका नाम पड़ा है। हेपेटाइटिस ए जो है हेपेटाइटिस ए वायरस से कॉज होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से कॉज होगा, और हेपेटाइटिस सी जो है हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस से कॉज होगा। ट्रांसमिट थ्रू द ब्लड एंड फ्लूइड। हमारा जो है ये ब्लड से और फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से हमारा ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब स्प्रेड हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जो सिम्टम्स देख लेते हैं, जॉन्डिस, फटीगनेस, नोजिया, फीवर, हेडेक, मसल एक एंड वॉमिटिंग। ये कुछ सिम्टम्स है जो कि हमारे हेपेटाइटिस सी के होते हैं। डायग्नोसिस देख लेते हैं। टेस्ट टू डिटेक्ट हेपेटाइटिस सी, आरएनए एंड एंटी HCV। ये हमारे टेस्ट है जो कि हमारा हेल्प करते हैं हेपेटाइटिस बी सी को हमारा जो है डायग्नोस करने में। नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस डी। इट इज़ बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक फॉर्म कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस डी। हमारा जो हेपेटाइटिस डी जो होता है वो हमारा एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म होता है। इट ट्रांसमिट थ्रू द ब्लड कॉन्टैक्ट। ये जो है हमारा ब्लड कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, विच HDV इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब हमारा जो है हेपेटाइटिस डी जो है वायरस जो है किसी पर्सन को हमारा अगर हेपेटाइटिस डी है तो वो उसके थ्रू जो हमारा अनदर पर्सनस को हमारा जो है स्प्रेड हो सकता है, हमारा ये ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो इनकी वजह से हमारा जो है ये स्प्रेड हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सिम्टम्स देख लेते हैं। डार्क यूरिन, एब्डोमिनल पेन, फीवर, जॉइंट्स पेन, वॉमिटिंग, फटीगनेस और हमारा जॉन्डिस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमारा हेपेटाइटिस बी में कॉज होते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एंटी HDV किट आती है हमारी, जिसकी हेल्प से हम जो है हेपेटाइटिस डी जो है डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई क्या होता है हमारा? लीवर डिजीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ई वायरस। इट कॉज लीवर टू स्वेल अप एंड स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट। हमारा जो फीकल ओरल रूट होता है उसके थ्रू हमारा जो है स्प्रेड हो सकता है, और ये जो होता है हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से हमारा कॉज होता है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। जॉन्डिस, डार्क यूरिन, वॉमिटिंग, जॉइंट्स पेन, फीवर, डायरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे हेपेटाइटिस ई के। इसका डायग्नोसिस क्या होता है? हमारा ब्लड टेस्ट के थ्रू हम जो है डायग्नोस कर सकते हैं हेपेटाइटिस ई को। नेक्स्ट हमारा आता है हेपेटाइटिस एफ। हेपेटाइटिस एफ क्या होता है हमारा? इट कॉज फॉर्मली बिलीव्ड दैट वायरस आइसोलेटेड फ्रॉम द रेयर ब्लड सैंपल्स वॉज एबल टू कॉज हेपेटाइटिस
दिस वायरस वॉज डेजिग्नेटेड हेपेटाइटिस एफ। हमारा जो है ये बेसिकली हेपेटाइटिस एफ से हमारा जो कोज होता है हेपेटाइटिस एफ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन सी। इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर्स के बारे में हमारा जो है नोट देना है कि कौन कौन से जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। बायोकेमिकल्स मेडिएटर्स रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन विच कॉज इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। हमारा जो है ये बायोकेमिकल मेडिएटर्स होते हैं जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन के दौरान जो है हमारा रिलीज होते हैं बॉडी में, और ये जो होता है हमारा इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कौन कौन से होते हैं हमारा, ये सेल ड्राइव मेडिएटर्स है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। हिस्टामिन जो होता है वो हमारा मास्ट सेल से रिलीज होता है, हमारा वैसोडाइलेशन कराता है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। नेक्स्ट आता है सेरोटोनिन, वो प्लेटलेट से रिलीज होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वो हमारा मास्ट सेल से और ल्यूकोसाइट से रिलीज होता है, हमारा वैसोडाइलेशन कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो एंडोथेलियल मैक्रोफेजिस के थ्रू हमारा जो है रिलीज होता है, और हमारा ये जो है मसल रिलैक्सेशन करवाता है, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन कराता है और हमारा माइक्रोब्स को किल करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होता है वो हमारा ल्यूकोसाइट्स और मास्ट सेल्स से रिलीज होती है, और बेसिकली हमारा ये जो है माइक्रोब्स को किल करती है और हमारा टिश्यू डैमेज कॉज करती है। तो ये थे हमारे कुछ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। हम देखने जा रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव जो होते हैं हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, वो होते हैं हमारे काइनिन्स, प्रोटीएज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग कोएगुलेशंस। हमारा जो है काइनिन्स जो होते हैं वो हमारे प्लाज्मा से आते हैं, और ये जो होता है हमारा इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, वैसोडाइलेशन कराते हैं, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। फिर आता है हमारा प्रोटीज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग कोएगुलेशन। जो हमारे प्रोटीज होते हैं वो हमारे कोएगुलेशन के टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि हमारा प्लाज्मा से रिलीज होते हैं, और ये जो होता है हमारा एंडोथेलियल का एक्टिवेशन कराते हैं और हमारा ल्यूकोसाइट्स का रिक्वायरमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हमारे अस्थमा और कंजस्टिव हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। अस्थमा में क्या होता है, हमारा अस्थमा जो होता है हमारा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है हमारी ट्रोकियोब्रोंकल स्मूथ मसल्स की। जब हमारा कोई भी पार्टिकल जो हमारा एयर पाइप में चला जाएगा तो उस केस में हमारा जो एयर पाइप में जो है म्यूकस सिक्रीट होता है और हमारा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यही जो होता है हमारा बेसिकली अस्थमा में होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है पोलन पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन या फिर हमारा जो है डस्ट पार्टिकल्स या फिर पोलन जो है जब हमारा एंटर होंगे एयरवे में, उस केस में हमारा क्या होता है, हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, जिसकी वजह से हमारा जो है म्यूकस सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस म्यूकस सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्रीथिंग रेट जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। जब हमारा कोई पाइप है उसमें अगर हमारा जो है म्यूकस सिक्रेट होगा तो हमारा म्यूकस भी तो हमारी जो है वॉल्यूम को ग्रैब करेगा, मतलब जो हमारी वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है हमारा म्यूकस, जिसकी वजह से हमारा जो है कम एयर जो है हमारी पास हो पाती है। इस ल्यूमन की वजह से हमारा जो ल्यूमन साइज़ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कम हमारे जो है एयर पास होती है ल्यूमन से, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्रीथिंग वो डिक्रीज हो जाती है। इसका जो है हमारी हायर स्टेज होती है, जब हमारे जो है हायर स्टेज में क्या होता है हमारा एंटीजन जब हमारा एक बार जब हमारी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, जब हमारा दोबारा अगर कोई पार्टिकल्स या फिर कोई एंटीजन आ गया है, जब वो हमारा इन्फ्लेम्ड एयरवे के साथ हमारा कांटेक्ट में आएगा तो उस केस में हमारा क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्रोंकोस्पाज्म होता है। इसी को हम अस्थमा अटैक के नाम से भी जानते हैं। मतलब उस केस में हमारा जो है पेशेंट को जो है सांस आना बंद हो जाएगी। इस केस में हमारा जो है ट्रैकिया में जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। तो यही थी हमारी बेसिकली हम अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है हमारा हार्ट लॉस एबिलिटी टू पंप द ब्लड टू द टिश्यू। हमारा जो है ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है हमारा हार्ट की जो एबिलिटी होती है वो हमारी लॉस कर देता है। बेसिकली हमारा हार्ट जो होता है जो हमारी हार्ट जो होता है वो हमारा ब्लड को पंप करता है, तो हमारी जो हार्ट की पंप करने की एबिलिटी होती है वो हमारी लॉस कर देता है। मतलब बेसिकली हमारा जो हार्ट है वो टिश्यू तक ब्लड जो है वो सही मात्रा में पंप नहीं कर पाता, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है हमारा सबसे पहले आता है सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होता है हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे वेंट्रिकल्स की जो है एबिलिटी वो डिक्रीज़ हो जाती है। जो हमारे वेंट्रिकल्स में जो हमारी वॉल्यूम है और ब्लड की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और हमारा जो हार्ट पे जो है वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेलियर कॉज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसका डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होता है हमारा डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होता है हमारा वेंट्रिकल्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स करते हैं और उनके जो है डिक्रीज़ हो जाती है एक्टिविटी। वीनस प्रेशर जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है टू मेंटेन वेंट्रिकुलर फिलिंग।
वेंट्रिकुलर फिलिंग्स मतलब वेंट्रिकल्स को फिल करने का हमारा जो फिलिंग प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारा जो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब एक तरह से जो वेंट्रिकल्स जो है हमारा ये जो है वर्क नहीं कर पा रहा है, बट जो हमारा ब्लड जो है वो हमारा आए जा रहा है पीछे से, तो हमारा जो वीनस प्रेशर होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब वीनस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हार्ट पे जो हमारा वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट पे वर्कलोड इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो है कंजस्टेड हार्ट फेलियर जो है कॉज होती है। तो यही जो थी हमारी इन दोनों की पैथोफिजियोलॉजी थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन अल्जाइमर डिजीज। हमें जो है अल्जाइमर डिजीज पे नोट लिखना है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स ऑकर इन द कॉर्टेक्स पर्टिकुलरली इन फोरपिन, हिप्पोकैम्पस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा जो न्यूरॉन्स है उनका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो जो है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे न्यूरॉन्स, और हमारा न्यूरॉन्स जो है वो हमारी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूरॉन है वो हमारा सही से फंक्शन नहीं कर पाती। इसमें क्या, ये जो हमारी हिप्पोकैम्पस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हमारा फोरपिन, इन रीजन में जो होता है हमारे न्यूरॉन्स होती है उनका जो है हमारा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दीज एरिया आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, लर्निंग एंड रिकॉग्नाइजिंग, इमोशनल कंट्रोल एंड इट कॉज मोस्टली इन ओल्डर एज। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा ये जो रीजन्स होते हैं हिप्पोकैम्पस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स, ये रीजन जो होते हैं बेसिकली हमारे लर्निंग पावर को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, और हमारा किसी भी चीज़ को या किसी भी हमारे जो है याददाश्त के लिए जो होते हैं हमारे वो ये सेंटर्स होते हैं जो कि हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जब हमारा जो है इनमें न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हमारा जो है पेशेंट जो है वो हमारा लर्निंग एबिलिटी जो उसकी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, और हमारा जो है इमोशनल जो है हमारा वो कुछ भी मतलब उसके इमोशनल डैमेज हो सकता है, और हमारा जो है लर्निंग डिक्रीज हो जाएगी, मेमोरी डिक्रीज हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो है मेमोरी डिसऑर्डर होता है जिसको हम अल्जाइमर डिजीज़ भी कहते हैं। ये जो होता है बेसिकली हमारा ओल्डर एज में जो होता है कॉज होता है। टाइप्स ऑफ अल्जाइमर्स जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट आता है प्रीसेनाइल और सेकंड आता है हमारा सीनाइल। तो ये जो दो हैं हमारे टाइप्स हैं हमारे अल्जाइमर्स डिजीज़ के। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स क्या होता है हमारे इसमें, एनोमिया होता है हमारा, मतलब हम जो है मेमोरी लॉस कर देंगे, हम जो है एबिलिटी टू फाइंड नेम, मतलब किसी का नाम हम भूल जाएंगे, किसी का फेस भूल जाएंगे, और किसी का हम जो है कोई भी हमारा जो कैलकुलेट कोई भी नंबर्स या फिर हमारा जो है मैथमेटिकल टर्म्स जो है कैलकुलेट करने में इनेबल होंगे, और हम कोई भी चीज़ को रीड करने में जो है हम असमर्थ होंगे। तो बेसिकली हमारा यही जो होता है हमारा बेसिकली मेमोरी डिजीज़ होती है ये, और ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है हमारी अल्जाइमर डिजीज़ की। नेक्स्ट हम देख लेंगे सिम्टम्स में क्या होता है हमारा लॉस ऑफ मेमोरी, प्रॉब्लम्स ऑफ थिंकिंग, पुअर जजमेंट, मिसप्लेसिंग, प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज। बेसिकली हम जो है मेमोरी लॉस कर देते हैं, मेमोरी लॉस हो जाएगी, थिंकिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, जजमेंट हमारी जो है जजमेंट की एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है लैंग्वेज में स्पीक करने में और हमारे लैंग्वेज को समझने में। इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम, सिटी स्कैन के थ्रू, MRI के थ्रू, और हमारा मेडिकल हिस्ट्री या फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम जो है अल्जाइमर डिजीज़ का डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये था हमारे अल्जाइमर डिजीज़। क्वेश्चन आता है हमारा राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। हमारा जो पेप्टिक अल्सर उसकी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है हमें। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट पेप्टिक अल्सर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर। दो तरीके के यहाँ होते हैं हमारे, एक्यूट और क्रॉनिक। पहले एक्यूट की देख लेते हैं। द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट पेप्टिक अल्सर इज नॉट नॉन क्लियरली। हमारे जो हमारी एक्यूट पेप्टिक अल्सर है उनकी जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी क्लियरली नॉन नहीं है, बट म्यूकोसल इरोजन ओकर ड्यू टू ट्रॉमा और ट्यूमर। हमारे ट्रॉमा और ट्यूमर की वजह से हमारा जो है म्यूकोसा लाइनिंग जो होती है उसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली हमारा जो म्यूकस लाइनिंग है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी और उसका डिप्लीशन हो जाएगा, विच कॉज स्ट्रेस अल्सर, जो कि हमारा स्ट्रेस अल्सर को कॉज करते हैं। आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होता है हमारा एच पाइलोरी जो होता है वो सिक्रेट करता है यूरियस को, जिसकी वजह से हमारा जो है बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। बेसिसिटी इंक्रीज होगी जो हमारा जो पीएच है वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, और पीएच न्यूट्रल हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो होती है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमारा मोर पेप्सिन रिलीज, हमारा जो बहुत ज़्यादा पेप्सिन जो है इसके केस में हमारा रिलीज होगा, जो कि हमारा ड्यूडेनल अल्सर को कॉज करता है। तो यही हमारी जो पैथोफिजियोलॉजी है क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर्स की। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द रिमोटॉइड अर्थराइटिस, एक्सप्लेन इट पैथोफिजियोलॉजी इन डिटेल्स। हमारा जो है रिमोटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बताना है। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग मैनी जॉइंट्स इंक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट्स। हमारा जो होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है जिसमें हमारा जो है जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं और हमारा हैंड्स और फीट्स के हमारे बेसिकली जॉइंट्स जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं।
इन दिस बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ऑन सेल्स। हमारे इसमें क्या होता है, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे खुद की बॉडी के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और खुद की बॉडी के सेल्स पे ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं टी सेल्स को और बी सेल्स को। बी सेल्स जो होते हैं वो हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं और टी सेल्स जो होते हैं वो हमारा एक्टिवेट करते हैं एंडोथेलियल सेल्स को। एंडोथेलियल सेल्स जो है हमारे रिलीज करते हैं एडेशन मॉलिक्यूल्स को और ये जो होता है हमारा फॉर्मेशन करते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। जब हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन करता है और साइनोवियल जो हमारा कैप्सूल होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन होती है और जिसकी वजह से हमारा जो है डिस्ट्रक्शन होता है बोन्स और कार्टिलेज का। बेसिकली हमारा जो भी हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, साइनोवियल कैप्सूल्स होते हैं, हमारा जो है उनके बीच में जो होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और बेसिकली हमारा जो है ये अटैक करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन पे। साइनोवियल मेम्ब्रेन पे हमारा जो है इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारा अटैक करते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक करके हमारा जो है इसका इन्फ्लेमेशन कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन होगी तो जिसकी वजह से हमारा जो है बोन्स और कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी हमारी रिमोटॉइड आर्थराइटिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ नोट ऑन लेप्रोसी एंड गोइटर। हमारा जो लेप्रोसी और गोइटर के ऊपर हमारा जो है एक नोट देना है। लेप्रोसी क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ये जो होता है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि हमारी कॉज होती है बैक्टीरियम लेप्रे के नाम, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उससे हमारा जो है कॉज होती है लेप्रोसी। इट मेनली अफेक्ट द स्किन, आइज़, नोज़ एंड पेरिफेरल नर्व्स। हमारा जो है ये इफेक्ट करता है हमारे स्किन को, आइज़ को, नोज़ को और हमारी पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं उनको इफेक्ट करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हैंसन्स डिजीज़। इसको हम जो है हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट्स देख लेते हैं। ये जो होता है हमारे जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से होता है। ड्रिंकिंग ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर्स, कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से हमारा होता है। और इनसफिशिएंट डाइट, हमारा जो इनसफिशिएंट डाइट होता है उसकी वजह से हमारा जो है लेप्रोसी कॉज होता है। सिम्टम्स क्या होता है, हमारा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का जो हमारा कलर चेंज हो जाता है, वाइट पैचेस आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं लेप्रोसी। आइज़ प्रॉब्लम्स होती है, नर्व्स इनलार्जमेंट होती है, मतलब नर्व्स जो होती है वो हमारी इनलार्ज हो जाएंगी और पैरालिसिस भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा गोइटर। गोइटर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। हमारा जो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होता है हमारा गोइटर। एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड्स, हमारा जो बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड्स होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसका जो है इनलार्जमेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं गोइटर। बिलो द एडम्स एप्पल, हमारा जो एडम्स एप्पल है उसके नीचे जो हमारा बटरफ्लाई शेप का जो हमारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। उसका जो है हमारा इनलार्जमेंट हो जाता है, उसे ही हम कहते हैं गोइटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनलार्ज थायराइड, हम इसे जो है इलाज थायराइड के नाम से भी जानते हैं। कॉस्टिव एजेंट्स देख लेते हैं इसके कौन कौन से कॉस्टिव एजेंट्स की वजह से ये जो है कॉज होता है। ओवर एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, हमारा थायराइड ग्लैंड जब ओवर एक्टिवेट हो जाता है उस केस में हमारा ये जो है कॉज होता है। अंडर एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, अंडर एक्टिवेशन की वजह से होता है। लैक ऑफ आयोडीन, हम जब नमक में हमारा जो आयोडीन नहीं लेते, हम जो मतलब जो है आयोडीन की डाइट जो हम कम लेते हैं तो उस केस में हमारा गोइटर कॉज हो सकता है। ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हमारा जो है गोइटर कॉज हो सकता है और हमारे ट्यूमर्स की वजह से हमारा गोइटर कॉज हो सकता है। तो ये सब जो है हमारे कुछ कॉजेज़ थे जो कि हमारे गोइटर को कॉज कर रहे थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिम्टम्स, कैसे हम बता सकते हैं। हम देख लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होता है, हमारा नेक स्वेल हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, थ्रोट टाइटनेस होता है। तो ये कुछ हमारे सिम्टम्स है जो कि हमारा जो है गोइटर के केस में हमें जो है शो होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ एग्जॉस्टिव नोट ऑन एड्स। हमारा जो है एड्स पे हमारा एग्जॉस्टिव नोट्स देना है। इसमें हमारा सबसे पहला पूछता है हमारा एड्स की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है। एक्यूट इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स कॉज बाय HIV वायरस, हमारा जो HIV वायरस है वो हमारा कॉज करता है एड्स को। इट प्रेजेंट इन ब्लड्स, वाजाइनल सिक्रीशन, सीमन एंड ब्रेस्ट मिल्क। हमारा जो है ब्लड में होता है, वाजाइनल सिक्रीशन में होता है, सीमन में प्रेजेंट होता है और हमारा जो है ब्रेस्ट मिल्क में हमारा जो है ये वायरस प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमारा जो है ब्लड, वाजाइनल सिक्रीशन, सीमन और हमारा ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हमारा जो है ये स्प्रेड हो सकता है वन पर्सन से अनदर पर्सन में। कॉजेज ऑफ एड्स देख लेते हैं हम। कॉजेज में हमारा क्या होता है, यू कैन गेट HIV फ्रॉम कॉन्टेक्टेड इन्फेक्टेड ब्लड, सीमन, वाजाइनल फ्लूइड्स। हमारा जो है HIV वायरस जो होता है वो हमारा स्प्रेड होता है। उसके स्प्रेड होने के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, इसमें हमारा जो है ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, सीमन के थ्रू हो सकता है, वाजाइनल फ्लूइड्स के थ्रू हमारा जो है इन्फेक्शन हो सकता है। द मोस्ट पर्सन गेट वाजाइनल बाय हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद समवन हु हैज़ HIV। बेसिकली हमारा अगर किसी पर्सन को अगर HIV पॉजिटिव है तो उस पर्सन के लिए अगर कोई भी उस पर्सन के साथ अगर अनप्रोटेक्टिव सेक्स करता है तो उसमें हमारा जो है कॉज हो जाता है एड्स।
अनदर कॉमन वे बाय शेयरिंग ड्रग्स नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी हमारा ड्रग नीडल्स जो होती है, हमारे सिरिंजेस होती है, वो अगर हमारा इन्फेक्टेड पर्सनस के साथ जो है हमारा शेयर करता है तो उस केस में हमारा जो है ये होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है इट पास फ्रॉम मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग। हमारा जो है प्रेगनेंसी, बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हमारा जो है मदर से हमारा जो है बेबी में हमारा ये HIV जो वायरस है वो हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। एड्स कैन डायग्नोज बाय एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। हमारा जो है 3 टेस्ट होते हैं हमारे, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और हमारा PCR टेस्ट। मोस्टली हमारा जो है एलिसा टेस्ट चलता है। इन 3 टेस्ट के थ्रू जो है हम एड्स को डायग्नोज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा जो है पैथोफिजियोलॉजी का हमारा जो है 17-18 का क्वेश्चन पेपर जो है हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की PDF हमने जो है चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।